बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि ये राजद व लालू के बेटे परिवार वाले गांधी परिवार 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 दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाते हैं। बहुत यंग है। मतलब परिवारवाद अगर राजद के अंदर है तो वो परिवारवाद है और गलत है। परिवारवाद अगर राहुल गांधी के परिवार में आपको दिख रहा है तो उसमें दिक्कत आपको है, लेकिन परिवारवाद अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसमें दिक्कत नहीं है। सम्राट चौधरी, कितने सारे आरोप लगे भाई, मर्डर एक्यूजेशन लगा, डिग्री का इतना बड़ा विवाद है, मुरेठा बांधने और खोलने का लेकर था ना, नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर सम्राट का बयान था। और क्या स्टैंड रहा था, वो आदमी फिर से डिप्टी सीएम है। क्या ब्लूप्रिंट है? ब्लूप्रिंट की बात आएगी तो कोई ब्लूप्रिंट है नहीं। तो ब्लूप्रिंट बड़ा निजी मसला है, जैसा मैथिली ठाकुर ने कहा। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। ये केवल मैथिली ठाकुर का बयान नहीं था। मंत्रियों के बेटे बेटियों को सेट करने के चक्कर में, बेटियां तो बहुत कम है, बेटों को सेट करने के चक्कर में जो सच में कई नेता होंगे जमीन के, उनके भी मौके छीने गए। क्या बिहार जैसे राज्य में मंत्री पद आप केवल अपने गठबंधन को जोड़े रखने के लिए बनाना चाहते हैं? इससे ज्यादा शर्म की बात उस पार्टी के लिए जो सत्ता में है, और इससे ज्यादा अफसोस की बात बिहार के लिए नहीं हो सकती है। 3 महिलाएं हैं मंत्रिमंडल में और 1 मुसलमान, यानी कि बिहार में महिलाओं से खराब स्थिति में अगर कोई है तो मुसलमान। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट को आप देखिए, कोई मुस्लिम उम्मीदवार उसमें दिखता नहीं है। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमें नहीं चाहिए। जिन राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती है, वहां भी तोड़ फोड़ करा के अंत में सरकार या फिर अपना मुख्यमंत्री बनवा लेती है, लेकिन बिहार में इतनी बैकफुट पे क्यों रहती है? वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देह भाषा बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है। एक लंबी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेल रही है। तो राजद जो है, इसको अगर मुद्दा बना रही है कि देखो तो बेटों को सेट करे, तो ये तो आत्मघाती नहीं हो गया? ये आगे तो अपने लिए ना नुकसान कर रहे हैं। ये तो विपक्ष है तो बोलेंगे क्यों नहीं, और बोलने का अधिकार तो है ही। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आप ये तय करें कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का जवाब आपके पास है क्या। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। नो द न्यूज़ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नीरज झा जी आ चुके हैं, अब तो होगी चर्चा बढ़िया से, क्योंकि बात ही ऐसी है। बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि ये राजद व लालू के बेटे परिवार वाले गांधी परिवार 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 करने वाले लोग, अंत में जब मंत्रिमंडल जब पूरा बनता है तो दिखता है कि अरे भर भर के परिवार के ही लोग हैं। और ये दिन ही देखना बाकी था कि आरजेडी परिवारवाद पे सवाल उठा रही है। तो आरजेडी का एक ट्वीट है, 1-2 नाम बस मैं बता देती हूँ। संतोष सुमन मांझी, सम्राट चौधरी, और जो नाम अभी ट्रेंडिंग है दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो कि एकदम कैजुअल ड्रेस में आते हैं, जींस शर्ट में, और वो शपथ लेते हैं, बिना चुनाव लड़े मंत्री बन जाते हैं। बहुत यंग है। बहुत सवाल उठ रहा है। उनसे किसी ने बोला कि मंत्री कैसे बन गए, उन्होंने बोला पिताजी से पूछिए। ये तो चल रहा है बिहार में। तो जो इतनी सारी बातें होती हैं कि ये मुद्दा है, सच में परिवार ने लूटा, इस लोग परिवार से नाराज है, ये मुद्दा है भी, या फिर ये केवल ये था कि बस भाई सरकार तो बनने दो, अपने मन का हम करेंगे, जनता जाति समीकरण जाए भाड़ में, हमको करना वही कि हमारे मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, वो नेता का बेटा मंत्री बनेगा, यही होना था क्या? हाँ, मुद्दे की बात आपने कही ना, मुद्दा है भी कि नहीं है परिवारवाद। अब मुद्दों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पलायन है वो मुद्दा है कि नहीं। एसआईआर पे तो बड़े बड़े पत्रकारों के बीच जंग छिड़ी हुई है कि मुद्दा है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें मुद्दा होती हैं, कुछ चीज़ें मुद्दा बना दी जाती हैं, है ना। जैसे पलायन मुद्दा है, अशिक्षा मुद्दा है, स्वास्थ्य की स्थितियां जो है वो मुद्दा है, लेकिन वो जनता का मुद्दा शायद बन नहीं पाया, चुनावी मुद्दा बन नहीं पाया। परिवारवाद निजी तौर पर अगर मुझसे पूछें आप, तो बहुत बड़ा मुद्दा ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक डीपर तरीके से परिवारवाद से लड़ा जा सकता है, लेकिन परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्यों? इसका मेरे पास अपना एक रैशनल है, अपनी एक थिंकिंग है। लेकिन परिवारवाद को जनता का मुद्दा बना दिया गया है, और वो भी बड़े ओट छोट में छिपा दिपा के, है ना। मतलब परिवारवाद अगर राजद के अंदर है तो वो परिवारवाद है और गलत है, दिक्कत है। परिवारवाद अगर राहुल गांधी के परिवार में आपको दिख रहा है तो उसमें दिक्कत आपको है, लेकिन परिवारवाद अगर भारतीय जनता पार्टी का है तो उसमें दिक्कत नहीं है। जयशाह के फादर कौन है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। सम्राट चौधरी किसके बेटे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। चिराग पासवान कौन से परिवार से आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो दीपक प्रकाश से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं परिवारवाद मुद्दा नहीं है, टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि निवेदिता मान लीजिए आप पत्रकार हैं, है ना, मान कर लीजिए आप पत्रकार हैं
ठीक है, हाँ भी भर रही है, मैं हाँ भी कर बताइए। रही हूँ। तो आपका जो परिवार है उसमें माहौल इस तरह का रहेगा, बातचीत इस तरह की रहेगी, आपके जो बच्चे होंगे वो यही सब चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे। तो पत्रकारिता के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव उनके अंदर हो सकता है हो। सचिन तेंदुलकर का लड़का अर्जुन तेंदुलकर, तो भाई वो तो देख रहा है ना, मेरा बाप डेली क्रिकेट खेल रहा है, मतलब वो जब बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले उसको क्रिकेट किट दिख रही है, तो सबसे पहला एक्सेस है वहाँ पर। नेताओं का जो लड़का है उसको दिख रहा है कि मेरे बाप अगर नेता हैं तो उनके साथ उनसे मिलने जुलने वाले लोग वही आ रहे हैं, वो लगातार उन्हीं चीज़ों को देखते हुए बड़ा हो रहा है, तो एक स्वाभाविक झुकाव भी आ जाता है और योग्यता भी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है परिवारवाद को बहुत ज़्यादा आरोपित करने की चीज़ ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन की गई, और इसीलिए टोटैलिटी में नहीं की गई। इसीलिए राजद का परिवारवाद आपको गलत दिखता है, कांग्रेस का परिवारवाद आपको गलत दिखता है, लेकिन बीजेपी के परिवारवाद पे चर्चा नहीं होगी। जदयू का तो खैर नहीं है, लोजपा के परिवारवाद पे आप चर्चा नहीं करेंगे, कुशवाहा के लड़के पे आप चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि परिवारवाद एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया। इनफैक्ट स्वाभाविक तौर पर यह मुद्दा नहीं होना चाहिए था। दीपक प्रकाश पे आते हैं, यंग आदमी है, शायद इंजीनियर हैं। समस्या क्या है, चुनाव लड़े नहीं हैं, जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया, तो जो भी अलाई पार्टनर्स के बीच डील हुआ होगा उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा होगा भाई पूरे परिवार को ही सेट करना है तो मैं अपने बेटे को भी सेट करूंगा। अब इनको एमएलसी लड़वाया जाएगा, ये जीतेंगे तो लगभग तय है, क्योंकि मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। अब जब दीपक प्रकाश और जब आपने जो जिक्र किया कि जब उनसे पूछा गया कैसे बन गए तो कहते हैं हमारे पिता से पूछिए, ये तैयारी की कमी है। अरे भाई आपको बताया होगा ना आपके फादर ने कि बेटा मंत्री बनवा रहा हूं तुमको, मतलब हम लोगों के फादर तो हमको 5 रुपए कुरकुरे भी नहीं दिलवाते थे ढंग पे, ये लोग मंत्री बनवा रहे हैं तो बताया होगा मंत्री बनवा रहा हूं, तो तैयारी कर लेते कि आपको क्यों बनाया गया। अच्छा, जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा का लाखों की नौकरी छोड़ के आया है। अरे लाखों की नौकरी छोड़ के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना भी चाह रहे थे जिनको टिकट भी नहीं मिला, उन लोगों का आप जो है सो अवमूल्यन करते हैं। दरभंगा सीट पर पुष्पम प्रिया चौधरी जब चुनाव लड़ रही थी, एक डिबेट शो में उनके समर्थकों को, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया था बीजेपी के सिटिंग एमएलए की मौजूदगी में, और वो कहती हैं कि आपके लोग हमारे लोगों को पीट रहे हैं। तो ये तो आपकी स्थिति है, आपका लड़का लाखों की नौकरी छोड़ के आया, चुनाव लड़ा है कि नहीं लड़ा है, उसको जो है सो मंत्री पद दिलवा दीजिए। और ये काम नीतीश के राज में कर रहे हैं, नीतीश के अंदर ये सब हो रहा है। ये बहुत दुखद है, क्योंकि नए बिहार की बात तेजस्वी कर रहे थे अपने संकल्प में। नीतीश जो है वो वादा तो क्या, वो तो लगातार मुख्यमंत्री हैं ही, तो एक नए बिहार की संकल्पना के साथ इस बार शायद बिहार ने वोट किया होगा। अब उसमें चोरी कितना हुआ, खरीदारी कितनी हुई, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जो ये कैबिनेट पूरा दिख रहा है निवेदिता, इसमें किसी नए बिहार की आहट नहीं सुनाई दे रही है। नए बिहार के लिए वही पुरानी सरकार आ गई, वही पुरानी मतलब अब देखिए ना, सम्राट चौधरी कितने सारे आरोप लगे भाई, मर्डर एक्यूजेशन लगा, डिग्री का इतना बड़ा विवाद है, बोलना आपको आता नहीं है, आपके जो वादे हैं उनकी क्या स्थिति है वो पता है। मुरेठा बांधने और खोलने का लेकर था ना, नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर सम्राट का बयान था, और क्या स्टैंड रहा था, वो आदमी फिर से डिप्टी सीएम है। और जो पत्रकार पसंद नहीं उनसे बात नहीं करेंगे, हम ही तो गए थे ना, तो बोलते ये तो उधर वाली, इनको नहीं देंगे। एग्जैक्टली, मतलब और इस तरह का आदमी बिहार जैसे राज्य के का उप मुखिया, ये आप शासन दे रहे हैं, ये गवर्नेंस दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा दोबारा डिप्टी सीएम उनको बनाया गया, उनका वीडियो वायरल है ना, जब हो सकता है राजद के कार्यकर्ताओं ने ही बदतमीजी की हो सकता है राजद के कार्यकर्ताओं ने ही रोका हो, लेकिन उस वीडियो में कह क्या रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, हम जीत रहे हैं और आएंगे तो ये जो राजद समाज के, यादव समाज के लोग हैं, बुलडोजर चढ़ जाएगा छाती पे, और उसको करेक्ट करने के लिए यादव समाज के राजद समाज बोलते हैं। क्या रहे हैं आप, भूमिहार कम्युनिटी से आप आ रहे हैं, यादवों के प्रति इस तरह का द्वेष है, इस तरह का रवैया है, खदेड़ा जा रहा है आपको, आपके सीट्स पे आप जीते हैं, उस पर आरोप बहुत सारे हैं। वो जो कांस्टेंट मार्क्स चल रहे हैं 1, 2, 2 और 4 वाला, वो भी आपने देखा ही होगा, डिप्टी सीएम को 408 और 480 का कुछ मामला है ना शायद, तो ये मामला है। और उसी विजय सिन्हा को आपने रिपीट कर दिया। मंगल पांडे को आपने फिर से कैबिनेट में जगह दी, क्या परफॉर्मेंस रही है उनकी, कितने सारे एम्बुलेंस विवाद है उनके साथ, ऑनगोइंग है भाई, ठीक है। मंगल पांडे ने कोविड के दौरान किस तरह का काम किया हम सब ने देखा, डीएमसीएच में पानी भरा रहता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखा गया है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, वो तो अलग अलग रिपोर्ट्स में चुनाव से पहले भी आ गया ना, किसके अंडर था, मंगल पांडे के अंदर, उस मंगल पांडे को आपने रिपीट कर दिया। मतलब जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको भी आप रिपीट कर रहे हैं। किस तरह का नया बिहार और किस प्लान के साथ, क्या ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट की बात आएगी तो कोई ब्लूप्रिंट है नहीं, तो ब्लूप्रिंट बड़ा निजी मसला है। जैसा मैथिली ठाकुर ने कहा, ये केवल मैथिली ठाकुर का बयान नहीं था, चुनाव के दौरान वो इंटरव्यू हुआ, वायरल हुआ, अलग बात है, लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट है
ये निजी मसला तमाम पार्टियों ने बना दिया है, खास तौर पे जो सत्ताधारी दल है ये ब्लूप्रिंट को बहुत निजी मसला मानती है। और जनता मूर्ख है कि पूछती नहीं है भैया ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट होता तो जो फेल्ड मिनिस्टर हैं आपके, जो अक्यूज मिनिस्टर्स हैं आपके, जिन्होंने दिखाया है कि वो बदतमीज हैं, उन लोगों को कम से कम आप रिपीट नहीं करते, लेकिन रिपीट किया गया और जो है। परिवारवाद पे आप जो सर बात बोल रहे थे, एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि सही बात है, डॉक्टर का बेटा है, वो बचपन से ही देख रहा है पिताजी मेडिसिन लाइन में सारी चीजें कर रहा है, वो इंटरेस्ट इज वेरी ओके, ठीक है कि बिल्कुल होगा, इंटरेस्ट आता है, आप अपने माँ बाप को देखते हैं तो। लेकिन जब वो होता है ना कि आपको बेईमानी से वो मौके मिल जाए, जो अब देखिए नेपोटिज्म, तो अगर हम कहें तो नेपोटिज्म जो हमारे सीजेआई रहे हैं चंद्रचूड़, वो भी तो वहीं से आते हैं क्योंकि उनके पिताजी भी रहे हैं। तो मसला ये है कि ये जो बेईमानी है कि एक आदमी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी, आप नेता बनते, आप जमीन पे आते, आप जा करके लड़ते कि हमारा भी इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये हुआ कि जो उनको मौका दिया गया, तो एक मौका किसी को जब दिया जाता है बेईमानी से, तो वो किसी का मौका छीना हुआ भी होता है। तो क्या आपको लगता है क्या कि बिहार में ऐसा हुआ है कि ऐसे मंत्रियों के बेटे बेटियों को सेट करने के चक्कर में, बेटियां तो बहुत कम है, बेटों को सेट करने के चक्कर में जो सच में कई नेता होंगे जमीन के, उनके भी मौके छीने गए क्या? क्या अपनी ही पार्टी के लोगों से और काबिल नेताओं से ये बेईमानी खुद से करना नहीं हो गया पार्टी 100% छीना गया। इसीलिए दीपक प्रकाश पे हमने खास तौर पे बात की है। अरे भाई, तेजस्वी यादव लालू यादव का लड़का है, इसलिए उनके पास एक इजी एक्सेस रहा होगा, उनकी जो राहें हैं वो आसान रही होंगी, 100% ये माना जा सकता है। राहुल गांधी के पिता जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दादी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके लिए राहें शायद आसान रही हों, बहुत सारे लोग मानते हैं, तो ये बात बिल्कुल माना जाना चाहिए। लेकिन प्रेशर भी तो उतना ही है, ठीक है। और ये लोग कर रहे हैं ना, राहुल गांधी लगातार डिफीट झेल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, पूरा देश वो घूमे, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। तेजस्वी यादव लगातार रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। 2020 का चुनाव तो बड़ा शानदार लड़ा था, अब 25 में क्या दिक्कत रहेगी वो, मतलब जमीन पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की बात उठा रहे हैं, बच्चे पीटे जा रहे हैं अगर तो बच्चों के बीच है वो, सत्ता में नहीं है तो विपक्ष का कर निभा रहे हैं, सत्ता में आए तब भी उन्होंने कुछ काम करके दिखाया, मतलब संघर्ष तो किया। दीपक प्रकाश का क्या संघर्ष है भाई? अगर नौकरी छोड़ देने मात्र से मंत्री पद मिल जाता है तो भाई मैं भी क्वालिफिकेशन से इंजीनियर होने में देता है ना, और इंजीनियरिंग छोड़ के पत्रकारिता में आ गया, छोड़ छाड़ के चले जाए, मंत्री बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा अलाई पार्टनर है, अलाई पार्टनर को किस तरीके से जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, या पूरा एनडीए गठबंधन में अलाई पार्टनर्स के बीच क्या क्या कुक हुआ होगा ना, इसका माजरा भी ये पेश करता है जो कैबिनेट का जो गठन हुआ है या मंत्री पद का जिन लोगों ने शपथ लिया है, क्योंकि उनको दे दिया होगा भैया तुमको हम तुम्हारे परिवार को पूरा सेटल कर देंगे। कुशवाहा की डील ये रही होगी शायद, कुछ नेता छोड़ के ना जाए, इस टाइप का भी बयान था, इसलिए बनवा दिया। हाँ एग्जैक्टली। मतलब अब बिहार जैसे राज्य में मंत्री पद आप केवल अपने गठबंधन को जोड़े रखने के लिए बनाना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात इससे ज्यादा शर्म की बात उस पार्टी के लिए जो सत्ता में है, और इससे ज्यादा अफसोस की बात बिहार के लिए नहीं हो सकती है, मुझे लगता है। अच्छा, जो अभी पूरी लिस्ट हम लोग साथ में बैठ करके पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने एक चीज देखा कि 3 महिलाएं हैं मंत्रिमंडल में और 1 मुसलमान, यानी कि बिहार में महिलाओं से खराब स्थिति में अगर कोई है तो मुसलमान है, हम कह सकते हैं, और वो भी जदयू से हैं ऑब्वियसली। तो ये जो नया मंत्रिमंडल बना है उसको आप देख रहे हैं, कई पुराने चेहरे थे उनको हटा दिया गया, बहुत सारे नए चेहरे आए हैं, तो कई लोग कह रहे हैं पावर शिफ्ट भी है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो भी पावर शिफ्ट है। तो आप जब ये देखते पूरा मंत्रिमंडल, जो पूरा जातीय समीकरण एक बैठाया जाता है, मंत्री बनाने के पीछे नेपोटिज्म के साथ साथ ये भी होता है किस जाति के किसको बनाना है, किसको खुश करना है। तो आप इस पूरे मंत्रिमंडल को, नए मंत्रिमंडल को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संख्या में ज़्यादा दिख रही है, ये बात तो समझ में आती है और बहुत स्वाभाविक भी है। अगर हम इस बात को माने कि रिजल्ट बिल्कुल ठीक है और उसी रिजल्ट के आधार पे तो सरकार बनी है, तो उस आधार पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, सबसे ज़्यादा मंत्री पद उन्होंने हासिल किए हैं। सेइंग दैट, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा ना कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो जदयू के पास ही गया है। तो मुझे लगता है बीजेपी और जदयू के जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद जदयू को मिला है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सबसे ज़्यादा मिनिस्टर हैं, इट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे फिर से प्रतिनिधित्व का है। प्रतिनिधित्व ही तो सबसे बड़ा मामला है ना। अब जनप्रतिनिधियों का चुनाव हम लोग चुनाव में लोग करते हैं, जनता करती है। प्रतिनिधित्व कौन सी जाति को कितना मिला, किन लोगों को कितना मिला, किस समाज को कितना मिला, वो देखने वाली बात है। अच्छा, बिहार में अगर हम कास्ट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत पुरानी बात होगी नहीं, 2023 अक्टूबर में शायद जो बिहार कास्ट सर्वे हुआ था उसका डाटा रिवील हुआ था, और मैं डाटा पढ़ रहा था, 36% उसमें जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा जो वर्ग है,
वो है। अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो 27% और अदर बैकवर्ड क्लास में जो यादव कम्युनिटी है निवेदिता वो 14.26% है। जो सवर्ण हैं जनरल कैटेगरी के जो कास्ट हैं वो 15.52% है। मतलब यादवों से मेरे हिसाब से 1.35% ज़्यादा, यादवों से 1.35% ज़्यादा जो है वो टोटल सवर्ण कास्ट है। और इन सवर्ण कास्ट में जो डोमिनेट कर रहा है संख्या के हिसाब से वो ब्राह्मण कर रहा है 3.65% के हिसाब से। अब आप लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स देखिए और उनकी जातियां देखिए, 8 लोग सवर्ण कैटेगरी से हैं। मतलब 15.52% जिस पूरे वर्ग का, पूरे जाति वर्ग का पॉपुलेशन है उसके 8 लोग, और उनमें से 4 राजपूत हैं। राजपूतों की संख्या 3.45% है। एक ब्राह्मण है, 3.65% के ब्राह्मण को 1 मिला है। 2 भूमिहार हैं, भूमिहारों की संख्या 2.86%। तो फिर तो एक वर्ष सवर्णों की बात करिए तो ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अब लोग कहेंगे 2 ब्राह्मणों की डिस्कस करेंगे। बहरहाल यादवों की आप बात करिए, यादव 14.26%, कुल 2 यादवों को आपने जगह दी है। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा दिलचस्प क्या है, अलग अलग जाति समूहों में जो सीट्स मिली हैं उनमें जब आप पार्टियों को देखेंगे तो राजपूत 4 आए। उन 4 राजपूतों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 2 राजपूत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक जदयू का और एक लोक जनशक्ति पार्टी का, शायद लोजपा का, आई गेस शायद, है ना। तो ज्यादा बहुलता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मंगल पांडे ब्राह्मण जो हैं वो कहां से? भारतीय जनता पार्टी। तो 8 जो सवर्ण हैं उनमें से 5 सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक क्या है? सवर्ण। ठीक है। तो उस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है कि हमारा जो कोर वोट बैंक है हम उसमें से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। अब इसी के कारण हुआ क्या, 14.26% वाला यादव जो है वो केवल 2 सीट पा रहा है। इसका मतलब ये तय किया ना आपने कि यादव जो हैं वो राजद वाले हैं, इनको थोड़ा सा कम प्रतिनिधित्व दो, ये नहीं भी देंगे तो क्रॉस कंसोलिडेशन करते हुए हम चुनाव तो जीत ही सकते हैं। ज्ञानेश्वर एक पत्रकार हैं बिहार के, और उनका एक मैं पढ़ रहा था लेख, बहुत सारी चीज़ों से सहमत ना होते हुए एक चीज़ उन्होंने बड़ी प्रोवोकिंग से लिखी, आई ओपनिंग सी मैं कहूँ बल्कि। उन्होंने लिखा 1990 की राजनीति ने जैसे ये तय कर दिया था कि बिहार में कोई जो है सवर्ण जाति समूह का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वैसे ही 2025 के चुनावों ने यह तय कर दिया है कि कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कारण यह है कि जिस तरीके से सवर्णों के खिलाफ बाकी जातियां लामबंद हो जाती थी, उसी तरीके से अब यादवों के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। और यादवों के खिलाफ लामबंदी जो है ये राजद के खिलाफ लामबंदी नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना पड़ेगा पूरे एक जाति समूह को कैसे अलग कर सकते हैं। यही खेल हरियाणा में हुआ कि आपने जाटों के खिलाफ पूरी जो जातियां हैं उनको लामबंद कर दिया। मतलब इस तरीके से देश और इस तरीके से प्रदेश थोड़ी चलने चाहिए। कट्टा सटाई के उठा के लेके चले, हाँ, मतलब इस तरह के बयान आते हैं। एग्जैक्टली। तो आप रूल करने के लिए जो सबसे बड़ी कास्ट है वहां की, या सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन में से एक है, उसको बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। अरे भाई आपको वोट नहीं देते, आपका ऐसा मानना है, और बिना वोट के तो आप इतनी सीटें नहीं ले जाएंगे। कम से कम प्रतिनिधित्व तो दीजिए, और उस हिसाब से प्रतिनिधित्व दीजिए जिस हिसाब से उनकी संख्या है। और एक मुसलमान जो है जदयू की तरफ से जो आया, तो क्या भाजपा ने मजबूरी में बोले ठीक है यार एक ले लो, या क्या है? एक मुसलमान आप रख करके आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो क्लियर कह दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये क्लियर बयान भी है बीजेपी नेताओं का। हिमंता बिस्वा शर्मा क्लियरली बोलते ही हैं। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट को आप देखिए, कोई मुस्लिम उम्मीदवार उसमें दिखता नहीं है। तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि हमें नहीं चाहिए भाई। 80-20 का नारा उन्हीं का दिया हुआ है ना, तो उनको तो मुसलमानों से कोई मतलब है नहीं। नीतीश कुमार की जो राजनीति है, या पिछले शो में भी हम लोगों ने ये बात की थी कि बिहार में आप बहुत ज़्यादा जातिवादी होकर या बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक होकर राजनीति शायद नहीं कर पाए। इसीलिए जो एनडीए के अलाई पार्टनर हैं, चिराग पासवान की मैं बात करूं, जब उनसे सांप्रदायिकता पर बात की जाती है, बहुत कंपोस्ट, बहुत कूल, बहुत सही और सटीक जवाब देते हैं, ताकि किसी भी तरीके से वो सांप्रदायिक ना दिखने पाए। नीतीश कुमार की आप बात करिए, नीतीश कुमार लगातार एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ रहे, अब भी हैं ही, सरकार चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर सांप्रदायिक होने का दाग नहीं लगा है। तो नीतीश कुमार की तो ये जिम्मेदारी बनती है। और नीतीश कुमार को पता है कि इस अलाई मतलब ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में बीजेपी तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देगी नहीं, तो वो जो वोट बैंक लाने की जिम्मेदारी है वो लोजपा पे होगी या नीतीश कुमार पे होगी। तो नीतीश कुमार ने बोला कि लो भाई हम दे देते हैं एक कैंडिडेट, लेकिन एक
मुसलमान इस देश की इतनी बड़ी आबादी जो है, उस राज्य की उतनी बड़ी जो आबादी है, आपने एक कैबिनेट भर दिया है। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पोर्टफोलियो क्या मिलता है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है जिसपे बेसिकली जाति मंत्रिमंडल से थोड़ा अलग का सवाल है। जिन राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती है, वहाँ भी तोड़ फोड़ करा के अंत में सरकार या फिर अपना मुख्यमंत्री बनवा लेती है, लेकिन बिहार में इतनी बैकफुट पे क्यों रहती है? आप देखिए कि सबसे बड़ी पार्टी होती है, क्या नीतीश चाचा के फिर पलटने का इनको डर था? क्या सीन है? मतलब मुझे लगता है कि कोई भी और स्टेट होता, भाजपा कुछ ना कुछ करके अकेले सरकार अपना मुख्यमंत्री बनवा लेती, ठीक है, अपने हिसाब से सारी चीजें करती कि हम सबसे बड़े हैं। सब लोग बिहार में क्यों बैकफुट पे होते हैं सब ये? लोग प्रशांत किशोर पे हमला बोल रहे हैं ना कि राजनीति क्यों नहीं छोड़ रहा है, इसने तो ये बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बयान दिया था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले? अब के बार 400 पार, कितने रह गए थे? 240। ठीक है, तो उस हैसियत में नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार की मुखालफत को वो अफोर्ड कर सके। लेकिन बैकफुट पर जब आप बात करती है तो बैकफुट पर मुझे भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। कैबिनेट में जिस तरीके से लोगों का रिप्रेजेंटेशन है वो दिखा रहा है कि अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की ये कोशिश है। दूसरी बात, जब सीट शेयरिंग हुई तो 101 सीट, जदयू को भी 101, भाजपा को भी 101, तो भाजपा ने कह दिया कि भाई ऐसा है, अब तुम बड़े भाई नहीं हो, अब हम छोटे भाई नहीं हैं। पहले भी नहीं थे क्योंकि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे तुम्हारे इस गठबंधन के अंदर। इस बार तो सीट भी बराबर है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हम है, तो जदयू इज नो लॉन्गर द बड़ा भाई। अब मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी है क्योंकि केंद्र में भी सत्ता इनको चलानी है। मुखालफत अगर ये नीतीश कुमार से लेते हैं तो बड़े मतलब बहुत खामोश दिखते हैं। नीतीश कुमार हैं बड़े शातिर बट पॉलिटिशियन। ही इज हैप्पी जस्ट टू बी अ फेस, क्या कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा रखो, बाकी तुम कुछ भी करो। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि केवल उतनी सी बात होगी। नीतीश कुमार के रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तरीके से सांप्रदायिक अब तक नहीं दिखा है, जिस तरह का सांप्रदायिकरण या जिस तरीके के विभाजक चीज़ें हमको अन्य राज्यों में कई बार देखने को मिलती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब हरियाणा में बहुमत पा जाती है तो हरियाणा आमतौर पर एक शांत प्रदेश है, लेकिन जो पूरा मेवात का इलाका है, इवन गुड़गांव, बादशाहपुर, यहाँ का जो सांप्रदायिकरण हुआ, या फरीदाबाद में लगातार जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं वो दिखाती हैं कि नेतृत्व किस तरह का है या नेतृत्व की राजनीति किस तरह की है। बिहार में इस तरह की चीज़ दिखती नहीं है। इसका एक ड्यू क्रेडिट आपको नीतीश कुमार के सीएम होने को देना पड़ेगा कि उनके चेहरे से ये चीज़ तो है। बैकफुट वाली जो बात है ना, पब्लिक जो देह भाषा है निवेदिता, बॉडी लैंग्वेज की हम लोगों ने बात की थी प्रशांत किशोर वाले शो में भी, इस शो में भी मुझे लगता है करनी चाहिए। आपको याद हो 2010 के दशक की ये घटना है जब बिहार में बाढ़ आई थी और गुजरात सरकार ने बिहार को राहत पैकेज दिया था, सहायता राशि दी थी कुछ, और नीतीश ने कहा ठीक है भाई। रात्रि भोज का आयोजन होना था, नीतीश निकलते हैं और नीतीश देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर, और जैसे इस वक्त तो पूरे देश में ही, खासतौर पे बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के ऑफिशियल पेज ने ये शेयर किया था कि 5 किलो राशन जो है मोदी का अन्न वरदान है। तो ऐसा ही कुछ गुजरात की तरफ से बिहार के लिए दिखा। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे और नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे। नीतीश को इतना नागवार गुजरा कि नीतीश ने वो रात्रि भोज कैंसिल की। इसके बाद ये गठबंधन भी टूटता है और बाद में ये चुनाव लड़ते हैं राजद के साथ। वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देह भाषा बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है। एक लंबी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में खेल खेल रही है और इस खेल का अंजाम क्या होगा ये हम सब आने वाले समय में ही देखेंगे। अच्छा, तो वापस मैं जिस चीज़ से शुरुआत की थी वहां पे पहुंचते हैं कि आरजेडी जितनी हमलावर है परिवारवाद पे अभी, इज आरजेडी द वन टू टॉक? ठीक है, वो इतने जो हमलावर, आप मतलब उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के अटैक होता रहता है कि लालू के बेटे इन्होंने सेट करा दिया। तेज प्रताप यादव अगर लालू के बेटे नहीं होते तो आपको भी पता है कि क्या चीजें हो रही होती। वो इन्फ्लुएंसर होते, ठीक होते, वायरल होते, लेकिन जिस तरह से कि वो चुनाव भी लड़ ले रहे हैं, सारी चीजें सुविधाएं भी हैं, तो राजद जो है इसको अगर मुद्दा बना रही है कि देखो तो बेटों को सेट करे, तो ये तो आत्मघाती नहीं हो गया? ये आगे तो अपने लिए ना नुकसान कर रहे हैं। ये तो मोरालिटी के आधार पे आप देखें तो फिलहाल तो उनको मतलब बोलना तो चाहिए। देखिए विपक्ष है तो बोलेंगे क्यों नहीं, और बोलने का अधिकार तो है ही, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आप ये तय करें कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का जवाब आपके पास है क्या। और जवाब आपके पास दरअसल कुछ है नहीं, आप फितरा ही कर सकते हैं। तो उस चीज़ से निकलने की क्या कवायद है। और परिवारवाद का आरोप बीजेपी फिलहाल राजद लगा रही है, लगाती रहे, विपक्ष है, अभी नई विपक्ष बनी है फिर से, और बहुत कम सीट के साथ बनी है। गुस्सा भी होगा, आक्रोश भी होगा, कुछ तो बोलना है तो बोल रही है। पहले परिवार बचा ले, क्योंकि ये परिवारवाद की जो लड़ाई है
या परिवारवाद का जो आरोप है वो राजद के साथ ऐसे ही हवा में नहीं चिपक गया है। ये हमने देखा कि केवल बेटे ही नहीं, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा भारती, मतलब किनको टिकट नहीं दिया भाई, पूरा परिवार जो है वही दिख रहा है। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, अब सही गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बाद फिर तेजस्वी जो है वो कमान संभाल लेते हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी की लड़ाई तो यही है ना, पप्पू यादव को लगता था कि लालू के लेगेसी का वारिस मैं हूँ, और एकदम से तेजस्वी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। तो परिवारवाद के आरोपों को आप भी झेल रहे हैं, आपको केवल जवाब नहीं देना है, आपको इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि छवि तो आपकी खराब है और छवि मैनेज करने में आप गलत हैं। तो विपक्ष होने के नाते बोलते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी यह है कि इन आरोपों को स्वीकार करें पहले तो, और स्वीकार करने के बाद अगर लगता है कि सही कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो सही करें। नहीं, बिल्कुल जातिवाद और नेपोटिज्म, परिवारवाद, सारी चीज़ें अभी एक जो चीज़ मैंने अभी सोशल मीडिया पे वायरल है, एक लड़की वो का वाला इंटरव्यू। कहावत आप बोल दीजिए, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पूर्वांचल में, बिहार में, सूप तो सूप छलनियों दुसला, जिसमें पता नहीं हाँ, कितने छेद। सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसे जेब में 72 छेद। हाँ, खुद में 72 छेद है लेकिन चलनी हंस रही, वही बात है। अभी एक ट्विटर में सुबह चला रही थी सर, तो एक मुझे वीडियो दिखी, बहुत शायद एनडीटीवी की थी, क्रेडिट देना चाहिए वेयर क्रेडिट इज ड्यू, एनडीटीवी की थी। तो रिपोर्टर एक लड़की से पूछ रहा है कि आप बाहर से खड़े होकर क्यों शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं, यंग लड़की है वो, और वो कहती है क्योंकि मुझे लगा था ना कि चुनाव के बाद चीज़ें चेंज होंगी, युवा की बातें होंगी, लेकिन सब वैसा ही हो रहा है। तो अंत में हम पत्रकार के लिए, हमारे लिए डिस्कशन का ये मुद्दा है, लेकिन जो यूथ है, जो आपने पिछले में भी बोला था कि जनता विक्टिम है, वो भी फंसी हुई इन सारी चीज़ों में, तो जनता ना होपलेस हो, इसके लिए हम लोग ये बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है। उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, लोग हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो बात बहुत चुभ गई थी मुझे सुबह जब मैंने देखा कि क्या ही है, वही हो रहा है दोबारा, फिर से 5 साल वही हमें करना है, वही वादे, वही सारे झूठ। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है, आपको लगता है कोई मुद्दा है, कोई बातचीत है, हम लोग उस पर अच्छे से बात करेंगे, और हो सकता है मैं बहुत अटैकिंग होकर के, भावनाओं में बह करके बोल जाऊं, पर नीरज झा जी अच्छे से बताते हैं कि नहीं नहीं, जनता की गलती नहीं है, हम जनता के रिपोर्टर हैं, हम उनकी बातें करेंगे। थियरीज भी होती हैं, थियरी पे बहुत लोग बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल भी बातें करेंगे कि सच में किस तरह से लोग फंस गए हैं। सांपनाथ वर्सेस नागनाथ की लड़ाई में जनता फंसी हुई है, चाहे इसे चुने चाहे उसे चुने, जहर दोनों तरफ से आना है। तो ये सारी बातें कहते हुए अब हमें अंत की तरफ इस एपिसोड के चलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने बोल दिया था अंत की तरफ चलते हैं, तो आदेश रावल जी ने मुझे डांट दिया था कि अंत मत कहो, इस एपिसोड का अंत कहो। तो इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करते हैं, और ये इस ईयर में बैठ के 2025 में हम बैठ के यही परिवार, जात, ये सारी चीज़ें करें, कई बार बड़ा एज अ युवा, एज अ यूथ मुझे बड़ा होपलेस सा फील होता है। तो अच्छा लगता है इसीलिए आपसे बात करके, नॉर्मल चर्चा होती है, ये दो लोग, ऐसा नहीं है दो विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं या फिर कुछ भी उस टाइप की चीज़ें सुनने को मिलेगी। तो खैर, वीडियो आपने देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सारा काम ही कर दीजिए, ठीक है? ओके, निवेदिता की बात मान हाँ, लीजिए। टाटा, बाय बाय।